नाज़रीन, इजरायली फौज पर इसराइलियों की जानिब से हमले हो रहे हैं। जो खलफशार है, जो सिविल वॉर है, उसकी तरफ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और सुप्रीम लीडर की अमीर कतर के साथ मुलाकात हुई है, बड़े अहम फैसले हुए हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अफ्रीकी ग्रेट गेम के हवाले से, जहां से वेस्टर्न पावर्स आफ्टर सेंचुरीज उनका विड्रॉल हो रहा है और वहां पर ईस्ट और इस्लामी दुनिया ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ। और ये इत्तेहाद जो है बरे-आज़म अफ्रीका और इस्लामी दुनिया का, ये आगे बढ़ रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। और नाज़रीन, जो वेस्ट है ना, उसका जो इख्तिलाफात हैं, उसकी जो लड़ाई है, उसके अंदर तेजी आ गई है। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर दुनिया के ऊपर रूल किया है, कॉलोनीज बनाई हैं, जंगें की हैं, बहुत कुछ किया है, सबने मिलकर किया है। लेकिन अब ये इतने ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं और खासकर यूक्रेन की जंग ने एक ऐसी डिफीट इनको दी है कि अब उसमें पूरी तरह से दरार आ चुकी है और वो इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि अमेरिका से यूरोप के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं और यूरोप और यूक्रेन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं और साथ एक दूसरे के खिलाफ जो इकदामात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। उधर पुतिन ने मुतालबा कर दिया है कि सिर्फ एक यूक्रेन से वो तो मामला तय होगा, लेकिन बहुत सारे ममालिक से जो नेटो फोर्सेस हैं वो विड्रॉ करें। अब ये यूरोप के लिए बहुत यानी यूरोप जो है ना, सबसे बड़े सिक्योरिटी रिस्क के अंदर चला गया है। जो कामयाबियां सोवियत यूनियन के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर सोवियत यूनियन के टूटने तक और उसके बाद तक हासिल हुई, पुतिन यूक्रेन जंग के साथ और फाते होकर उस तमाम कामयाबियों को रिवर्स कर रहे हैं। ये सारा मामला जो है वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद कोल्ड वॉर और जो सोवियत यूनियन का टूटना है, उसके साथ ये सारा जुड़ा हुआ है। उस सब पावर स्ट्रक्चर को जो है वो पुतिन रिवर्स कर रहे हैं। तो यूरोप इस वक्त सबसे बड़े सिक्योरिटी वैक्यूम में, सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर जो है वो चला गया है। बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका लार्ज स्केल विड्रॉल करने जा रहा है अपनी फोर्सेस का यूरोप से। यानी पुतिन यह भी मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिकन फोर्सेस निकले और नेटो की फोर्सेस भी निकले। अमेरिका के हवाले से यह खबर आ गई है कि अमेरिका तो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर विड्रॉ करने जा रहा है, तो फिर नेटो को भी करना पड़ेगा, क्योंकि नेटो की जो फंडिंग है वो 50% अमेरिका से आती है। नेटो कुछ भी नहीं है अमेरिका के बगैर, उसकी जो फंडिंग है वो सब यूरोप कर ही नहीं सकता, उनकी इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है। तो ये लड़ाई इतनी तेज हो गई है कि घंटों के हवाले से उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमेरिका यूक्रेन जंग को जारी रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और जो भी शरारत है, पुतिन जो भी शरारत फिलहाल रख रहे हैं, बस ट्रंप उसको फिलफौर बंद कर देना चाहते हैं। और यूरोप का मसला यह है कि इस डिफीट के बाद जो रशिया को बढ़तरी हासिल हो गई है, उसमें यूरोप किस तरह से आगे बढ़ेगा। उनकी तो एक एरोगेंस और बढ़तरी और वो सारे मामला सुपीरियरिटी, तो वो रशिया की सुपीरियरिटी को किस तरह से तस्लीम कर लें, तो ये इस तरह के मामलात हैं। इसमें चाइना कहां पर है? क्या चाइना के साथ भी अमेरिका की दोस्ती होने जा रही है, या फिर अमेरिका रशिया से शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स चाइना, यानी अब उसका दुश्मन जो है वो चाइना होगा, सारा फोकस चाइना के ऊपर होगा, या फिर रशिया के साथ सेटलमेंट करने के बाद चाइना से भी दोस्ती ही होगी। तो अगर यहां पर दोस्ती हो रही है तो फिर नई करेंसी का क्या होगा, ब्रिक्स की फिर क्या जरूरत है, यह भी बहरहाल देखना है। और इस सब लड़ाई के दरमियान इसराइल जो है ना वो पिस रहा है, चाहे वेस्ट की आपसी लड़ाई हो, चाहे रशिया और अमेरिका की दोस्ती हो, इस सब का नुकसान ही इजराइल को हो रहा है। तो ये एक सारा बड़ा वाइडर सिनेरियो है, इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या इंपैक्ट है, क्या फैसले हो रहे हैं, फलस्तीन इजराइल तनाज़े के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। आज का दिन नाज़रीन बड़ा गैर मामूली दिन है, बहुत सारे वाकयात आज होने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन पहली बार जो डेड बॉडीज हैं वो एक्सचेंज होने जा रही हैं, यानी इससे पहले जो प्रिजनर्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे थे, लेकिन आज जो डेड बॉडीज हैं वो हवाले की जाएंगी। 4 जो इजरायली प्रिजनर्स हैं वो रेजिस्टेंस की जानिब से इजराइल के हवाले किए जाएंगे और उधर से फलस्तीनी प्रिजनर्स जो है वो रिलीज होंगे। अच्छा, अबू बैदा की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स जारी की हैं, उन्होंने कहा है कि ये सारे अलाइव थे, ये सारे के सारे जो कैदी हैं, इजराइल ने बॉम्बिंग की और इस बॉम्बिंग के नतीजे के अंदर ये 4 जो है वो वहां पर हलाक हुए हैं। तो अब इन चारों की जो डेड बॉडीज हैं वो इजराइल के हवाले की जाएंगी। और ये बात ज़हन में रखें कि याहिया सिवार की जो डेड बॉडी है वो इजराइल के पास अभी पड़ी हुई है, वो आखिरी मरहले में कहीं जाकर वो उसका एक्सचेंज जो है वो होगा। तो अभी इजराइल वो देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आखिरी मरहले में वो कहीं जाकर होगा। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि आज अरब ममालिक आपस में बहुत बड़ी मुलाकातें करने जा रहे हैं और
ترکی نے کہا ہے کہ ہم بھی اس میں، یعنی ویسے تو عرب سمٹ ہونے جا رہا تھا لیکن ترکی نے کہا کہ ہم بھی اس میں ہیں تو ترکی بھی اس میں شریک ہوگا۔ آج ویسے تو جو مصر کے صدر ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کا، وہاں پر جو ہے وہ بڑے فیصلے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ آج ہی مصر جو ہے وہ غزہ کی ریکنسٹرکشن اور فیوچر کے حوالے سے جو اپنا پلان ہے وہ پریزنٹ کرے۔ کچھ بڑی اپڈیٹس ہے وہ آج سعودی عربیہ سے آ سکتی ہیں، اور ساتھ عرب سمٹ، لیکن اب وہ صرف عرب سمٹ نہیں ہے بلکہ اس میں ٹرکی ہے اور اس میں ایران بھی پوری طرح سے آن بورڈ ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیبنان میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کس طرح سے خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے اور اسرائیل کس طرح سے اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، جو ہریدم جیوز ہیں، جو الٹرا آرتھوڈاکس جیوز ہیں، وہ جناب داخل ہوئے ہیں لیبنان کے اندر، اور لیبنان میں وہ کس لیے داخل ہوئے ہیں؟ وہ حزب اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیبنیز آرمی پر حملہ کرنے کے لیے داخل نہیں ہوئے۔ لیبنان کے ایریا کے اندر داخل ہو کر انہوں نے اسرائیلی آرمی کے پر حملہ کیا ہے، یعنی اسرائیلی ہریدم جیوز نے لیبنان میں داخل ہو کر وہ 5 لوکیشن جہاں پر اسرائیلی آرمی موجود ہے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ ذرا دیکھیے، a group of Haredim infiltrated Lebanon and threw stones at Israeli army forces, injuring 2 of them۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ تو تھے نہیں، تو انہوں نے لیبنان کے اس بارڈر ایریا میں جہاں پر اسرائیلی فوج موجود ہے داخل ہو کر اسرائیلی آرمی کے اوپر پتھر پھینکے اور 2 اپنے فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ تو آپ ذرا دیکھیے کوئی کسر پیچھے رہ گئی ہے، یعنی اتنے سالڈ ایویڈنسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ اسرائیلی لیبنان میں داخل ہو کر اپنی ہی فوج کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اندرونی لاوا ہے وہ پھٹنے جا رہا ہے، اور پھر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ظالموں کا پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ظلم کر کے دنیا اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی ہے، یورپ پیچھے ہٹ گیا ہے، باقی مالک پیچھے ہٹ گئے، تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ آپ بتائیے کیا قصور تھا غزہ کے ان لاکھوں فلسطینی معصوم بچوں، عورتوں کا، مردوں کا، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، ان کا کیا قصور تھا؟ اور 100 سال سے یہ جو ظلم ہے یہاں پر جاری ہے۔ تو اب اسرائیلی اپنی آرمی کے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اریسٹ ہو رہا ہے اکراس دی گلوب، خاص طور پر یورپ میں، تو اس کی بہت ہیومیلیشن ہے، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے۔ ایمسٹرڈیم میں جو بڑا واقعہ پیش آیا ہے اس میں رپورٹس یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ وہ 2 اسرائیلی سولجرز ہیں جو غزہ میں جب یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو فوٹوز، ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی تھی، وہ بطور ثبوت حاصل کی گئی اور ان کے خلاف وہاں پر کمپلینٹ ہوئی، اور اسرائیل نے ان کو وہاں سے بڑی مشکل کے ساتھ نکالا ہے، ایویکویٹ کیا ہے۔ تو دنیا میں دیکھیں نا، کون سی فوج ایسا کرتی ہے، کہ کون سی فوج ایسا ہے جو ایک تو ایسا ظلم کر رہی ہے، جنگ نہیں لڑ رہی، ظلم کر رہی ہے، اور اوپر سے ویڈیوز بنا رہی ہے۔ تو بہت تکبر انہوں نے دکھایا، وہی اب ان کے گلے پڑ رہا ہے۔ وہ سالڈ ایویڈنسز ہیں جو سب کے ہاتھ میں آ چکے ہیں، اور جو عالمی عدالت کا فیصلہ ہے یہ سب اسی کا کردار ہے۔ اگر عالمی عدالت کا اوورآل فیصلہ نہ ہوتا جنگی جرائم کا، تو پھر ان کے خلاف یہ گرفتاریاں، یہ کمپلینٹس یہ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بڑی ہیومیلیشن ہے، چوزن پیپل سے وار کرمنل تک کا یہ سفر ہے، اور ان کی جو ساری پبلک سپورٹ بیس تھی وہ پوری طرح سے یہاں پر چیلنج ہو رہی ہے۔ عالمی عدالت کا، ساؤتھ افریقہ کا اس میں بہت اہم کردار ہے۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین جو امیر قطر ہیں ان کی ملاقات سپریم لیڈر کے ساتھ ہوئی ہے۔ بڑی غیر انتظار کیا جا رہا تھا، ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایرانی صدر کے ساتھ تو ملاقات ہو رہی ہے، لیکن کیا سپریم لیڈر کے ساتھ ملاقات ہوگی؟ تو ملاقات ہوئی ہے، بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ کیسے خلیجی ریاستیں اور خاص طور پر قطر جو ہے ان کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ سپریم لیڈر کے ساتھ ملنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اور وہ ایک تو دیکھیں نا کہ جو سپریم لیڈر آف ایران ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے لانگیسٹ جو رولنگ ایک شخصیت ہے، یعنی سب سے طویل عرصے سے حکومت کرنے والی شخصیت ہے۔ اب یہ 80s کے اینڈ سے یہ سپریم لیڈر ہیں، اور ان کے علاوہ اگر دنیا میں اس وقت مطلب جو ٹاپ کنٹریز ہیں ان کا لانگیسٹ سرونگ رولر ہے تو اس وقت پیوٹن ہے۔ پیوٹن 90s کے اینڈ سے اور یہ 80s کے اینڈ سے یعنی کہ حکمران ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سپریم لیڈر ہی ہیں جو جتنے بھی کتنے زمانے درمیان میں گزرے ہیں، کتنا کچھ ہوا ہے، اور جو عرب ورلڈ کے ساتھ جو سرد جنگ ہوئی ہے ایران اور عرب ورلڈ کی، تو سپریم لیڈر ہی تو انہوں نے تو ساری جنگ لڑی ہے، سارا کچھ دیکھا ہے۔ تو ان کے ساتھ ملاقات ہونا یہ ایک اس کے ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہے، اس کے ڈیفرنٹ آپٹکس ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا کچھ سٹیٹمنٹس دیکھیے۔ امیر قطر met with supreme leader of Iran and discussed relations between the two countries and regional and international issues۔ علاقائی اور عالمی ایشوز ڈسکس ہوئے۔ امیر قطر
the recent visit of His Excellency the Iranian President to the state of Qatar contributing to developing relations between the two countries. अभी जो ईरान के सदर का दौरा हुआ था, उन्होंने कहा कि वो सबसे बहुत बुनियादी उसने किरदार अदा किया है कतर और ईरान के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में. I visit Tehran at a time when the region is witnessing challenges that requires consultation and coordination. अब ये बात है कि अरब वर्ल्ड ईरान के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के अंदर है. इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, खासकर पिछले 40-45 सालों में ऐसा नहीं हुआ है. तुर्की के साथ तो वैसे ही आप देखें ना, सऊदी अरेबिया और तुर्की और डिफेंस के मामलात और जंगी तैयारे, ये सारा कुछ हो रहा है. मसला तो ईरान से ज्यादा था. तो ईरान के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है, यानी जो भी अरब समिट हो रहा है, जो भी प्लान आ रहा है, उसमें ईरान जो है वो मुकम्मल ऑन बोर्ड है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है वो जारी है. तो इसकी ये वो चीजें हैं. और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि दोहा यानी कतर के साथ हम स्ट्रेटेजिक जो लेवल के ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं. तो इस्लामी दुनिया का जो इत्तेहाद है वो बहरहाल आगे बढ़ रहा है. अफ्रीकन ग्रेट गेम के हवाले से एक खबर फिर आगे बढ़ते हैं. जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो आफ्टर सेंचुरीज अफ्रीका से विड्रॉ कर रही हैं, बल्कि अफ्रीका उनको धकेल रहा है. और ये जो 7 अक्टूबर के बाद जंग हुई है, इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है. आप देखिए उनका जो कॉलोनीज है या उनका इन्फ्लुएंस है वो तो सेंचुरी से है, तो खत्म अब हुआ है. इन 15 महीनों में बहुत सारे ममालिक से वेस्ट की जो पावर्स है उनका इनखला हुआ है. क्योंकि ये जो इधर एक तो इधर मिडिल ईस्ट की जंग और उधर यूक्रेन की जंग, इसने वेस्टर्न पावर्स को बहुत कमजोर किया है. तो इन जंगों का बहुत ज्यादा किरदार है. तो अब जनाब वहां से वो विड्रॉ कर रही हैं और वहां पर चाइना, रशिया और इस्लामिक वर्ल्ड वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है. लेकिन फर्क क्या है कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर और म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर और इन्वेस्टमेंट्स, इस अंदाज में वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं और इत्तेहाद बढ़ रहा है. वो तो कॉलोनाइज कर रहे थे ना, उन्होंने तो यहां के वसाइल लूटे हैं, लेकिन यहां पर प्रॉपर एक म्यूचुअल इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट के ऊपर जो है वो इत्तेहाद कायम हो रहा है बरआज़म अफ्रीका और ईस्ट का. अब टर्की के हवाले से बड़ी खबर यह है कि चाड, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि फ्रांस का वहां से मुकम्मल विड्रॉ हुआ है, तो चाड ने अपनी जो ये सारी सिक्योरिटी के मामलात है वो टर्की से तय किए हैं और टर्की के जो ट्रूप्स हैं वो चाड में तैनात हो रहे हैं. टर्किश एंड चाड हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन नेगोशिएशंस ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ टर्किश ट्रूप्स टू द फॉर्मर फ्रेंच बेसेस. वो बेसेस जहां से फ्रांस की फौज निकली है वो फॉर्मर फ्रेंच बेसेस, वहां पर टर्की के जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं. और इसके अलावा सोमालिया, वहां पर टर्की, इथोपिया, वहां पर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है. फिर अभी देखिए ईरान और सूडान की बात हुई है, ईरान और साउथ अफ्रीका के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं. तो बहुत सारी चीजें जो वहां पर हो रही हैं. अब नाज़रीन आपके सामने जो गैर मामूली चीजें वेस्ट से सामने आ रही हैं वो शेयर करते हैं. इख्तलाफात तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अब उन इख्तलाफात के अंदर तेजी आ गई है. तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं, बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे हैं और ये पहली बार देखा जा रहा है. और इकदामात भी एक दूसरे के खिलाफ उठाना शुरू हो गए हैं, प्रॉपर इकदामात जो है वो उठाना शुरू हो गए. 30 दिन लगे हैं इस 300 साला आप कह लें कि जो इत्तेहाद है उसको टूटने में, टोटल 30 दिन लगे हैं. अच्छा अब नाज़रीन देखिए कि एक तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका वो विड्रॉ करने जा रहा है यूरोप से. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूरोप की सिक्योरिटी है उसका जिम्मा अमेरिका ने ले लिया था और उसके ट्रूप्स वर्ल्ड वॉर से वहां पर मौजूद है. अच्छा तो अब देखिए कितनी बड़ी तब्दीली है. और आज की जो दुनिया है इसको अब वर्ल्ड वॉर के बगैर आप समझ नहीं सकते. ये वही मुआहदे हैं, ये वही बॉर्डर्स हैं, ये वही मुल्क है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने थे. तो आप उस तारीख के बगैर समझ नहीं सकते. तो यूक्रेन की जंग, इसका ताल्लुक वहीं से है. फलस्तीन का मामला, इसका ताल्लुक वहीं से है. 48 में कायम हुआ ना इजराइल, तो ये उस तारीख के साथ जो है वो दोनों मामला जुड़े हुए हैं. अब जो अमेरिकी फोर्सेस हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार यूरोप से विड्रॉ करने जा रही हैं. ये यूरोप के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका है. यानी सारी जो बसात है वो उलटने जा रही है, पूरा जो पावर स्ट्रक्चर है वो बदलने जा रहा है. यूरोप बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर इस वक्त जा रहा है क्योंकि रशिया के साथ वो दोस्ती नहीं कर रहा, अमेरिका से उसका फटा पड़ गया. बरआज़म अफ्रीका वहां पर वैसे इन्होंने कॉलोनियां बनाई हैं, वो अच्छा नहीं समझता. इधर ईस्ट में तो वैसे उनका इन्फ्लुएंस है ही नहीं. तो ये बड़ा मतलब यूरोप सबसे मुश्किल तरीन पोजीशन के अंदर इस वक्त आ गया है. अच्छा अब इसी दरमियान प्यूटन ने बहुत बड़ी डिमांड की है. प्यूटन ने कहा है कि सिर्फ यूक्रेन का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि असल तो हमारी लड़ाई नेटो से थी. तो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बहुत सारे ममालिक जहां पर नेटो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस जो है वो निकाली जाएं.
देखना जब सोवियत यूनियन टूटता है तो उस वक्त भी अमेरिका और रशिया के दरमियान ऐसे एग्रीमेंट्स हुए थे कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन इन मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई और नेटो ने एक्सपैंड किया। तो रशिया कह रहा है कि वो जो हमारे साथ ज्यादती हुई, खिलाफ वर्जी हुई, तो नेटो जो है वो उन इलाकों से भी, उन ममालिक से भी जो बाल्टिक सी वाले सारे और बाकी दीगर, वहां से भी नेटो फोर्सेज जो है विड्रॉ करें। यानी ये इतना बड़ा धचका है, इतनी बड़ी शिकस्त है, इतना बड़ा पावर स्ट्रक्चर का शिफ्ट है कि इसके असरात आते आते आएंगे, उसका अंदाजा आते आते होगा। प्यूटन डिमांड्स टू विड्रॉ ऑफ यूएस फोर्सेस फ्रॉम नेटो कंट्रीज दैट ज्वाइंड द अलायंस आफ्टर 1990। 1990 में टूटता है सोवियत यूनियन, और उसके बाद बाकी ममालिक जहां पर यह एक्सपेंशन हुई वहां से जो फोर्सेज हैं वो विड्रॉ की जाए। मुतालबा अमेरिका से किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ही नेटो है, अमेरिका के बगैर नेटो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब अमेरिका की साइड से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो आपके सामने रखते हैं, फिर यूरोप की साइड से रखेंगे। ज़ेलेंस्की ने पहले बयान दिए ना कि ट्रंप तो डिसइंफॉर्मेशन में है, हम कोई बात नहीं मानेंगे, जंग जारी रखेंगे, फला फला, ये बहुत सारी बातें, और मुझे कोई हटा नहीं सकता। ट्रंप, वी आर सक्सेसफुली निगोशिएटिंग टू एंड द वॉर विद रशिया। ये पहली मतलब अमेरिकी सदर की इस तरह की स्टेटमेंट है जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि हम यूक्रेन की जंग रोकना चाहते हैं, ये कभी नहीं कहा उन्होंने। तो ये मतलब अमेरिका से क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम यूक्रेन जंग रोकने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की इज अ डिक्टेटर विद नो इलेक्शन एंड ही बेटर एक्ट फास्ट और ही विल हैव नो कंट्री लेफ्ट। ये अमेरिकी सदर बात कर रहा है, और सारा प्रोपेगेंडा तो प्यूटन के खिलाफ था, प्यूटन को आइसोलेट किया गया, डिक्टेटर कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। और आज क्या हो रहा है, अमेरिकी सदर कह रहा है कि जो डिक्टेटर है वो तो ज़ेलेंस्की है। अगर ज़ेलेंस्की ने बहुत जल्द हमारी बातों के पर अमल ना किया तो इसके पास कुछ भी नहीं बचना है, कोई कंट्री इसके पास नहीं बचेगा। वो कह रहे हैं कि सारे का सारा जो यूक्रेन है ये रशिया ले जाएगा। आप जरा अंदाजा करें, मतलब ये वेस्ट के अंदर हो रहा है, और कुछ सोच भी नहीं सकता था आज से 30 दिन पहले कि ये होगा। तो जंग तो अमेरिका ने शुरू करवाई ना, और आज से नहीं, 90 से किसने खिलाफ वर्जी की? अमेरिका ने की। तो आज अमेरिकी सदर कह रहा है कि ये तो सारा कसूर ही यूक्रेन का था, ये जंग ही ज़ेलेंस्की ने शुरू की, और ज़ेलेंस्की डिक्टेटर है, और अगर उसने जल्दी जल्दी जंग न रोकी तो ये सारे का सारा यूक्रेन रशिया ले जाएगा। यूरोपियन ऑफिशियल्स बिलीव दैट विड्रॉइंग द यूएस फोर्सेस फ्रॉम द बाल्टिक विल लीव यूरोप डिफेंसलेस अगेंस्ट रशिया। बाल्टिक, ये जो बाल्टिक सी के साथ सारे कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे तनहा रह जाएंगे रशिया के सामने, क्योंकि अमेरिका वहां से फोर्सेस निकाल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम, ट्रंप एंड हिज इनर सर्कल सी द कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग यूरोप टू हाई। ट्रंप और उसके एडवाइजर्स और सारा उसका इनर जो सर्कल है वो ये देख रहा है कि यूरोप को डिफेंड करने की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो बहुत हाई है, और अब हम मजीद यूरोप का बोझ नहीं उठा सकते। इटली इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस फ्रॉम कोसोवो। अब ये जो बातें ना, ये मतलब आफ्टर आप कह लें कि 80 ईयर्स ये विड्रॉ होने जा रहा है, और एक ये पावर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपका वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ है। तो ये इतनी बड़ी चीज हो रही है। वैसे तो ये एक स्टेटमेंट है कि अमेरिका निकल रहा है, ये ऐसा नहीं है, यानी ये इतनी बड़ी चीज है जिसके इंपैक्ट आते आएंगे, अभी उसका अहाता करना इतना आसान काम नहीं है। तो ये अमेरिका से आने वाली ताजा तरीन खबरें हैं। विड्रॉल, ज़ेलेंस्की के खिलाफ स्टेटमेंट के जल्दी कर लो बच्चों, कुछ बचने वाला नहीं है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। यूरोप से खबर यह है कि यूरोप 93 बिलियन डॉलर जो है वो देने जा रहा है डिफेंस के अंदर, और ये कोरोना का फंड पड़ा हुआ था वो देने जा रहे हैं। और ज़ेलेंस्की बार बार यूरोप से ये कह रहा है कि जो 300 बिलियन डॉलर्स रशिया के फ्रोजन एसेट्स पड़े हुए हैं उसमें से हमें पैसे दिए जाएं। तो क्या यूरोप वो देगा? अगर देगा तो फिर मामलात और खराब होंगे। तो यहां पर सिर्फ बात यह है कि क्या यूरोप अमेरिका के साथ जाएगा? बात मानना पड़ेगी। अगर नहीं मानेगा तो किस हद तक वो खड़ा हो सकता है अमेरिका के खिलाफ, और अगर खड़ा होगा तो कितना नुकसान होगा। ठीक है ना भाई, अगर अमेरिका जंग नहीं जीत सका तो यूरोप क्या जंग जीत लेगा? जब सब ने मिलकर नहीं जंग जीत सके तो अकेला यूरोप क्या कर लेगा, जिसकी इकॉनमी कुछ भी नहीं है अमेरिका के सामने। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कैसे डिफीट है जो संभाली नहीं जा रही, जो कबूल नहीं हो पा रही, लेकिन बहरहाल कबूल तो करना पड़ेगी। तो ये एक चीज होगी। दूसरी बात यह कि चाइना के साथ क्या होगा, यानी क्या अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो रशिया से जो सारा फोकस है वो शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स चाइना? क्या वो ऐसा कर रहा है? असल वो फोकस वो चाइना के साथ करने जा रहा है, असल लड़ाई चाइना के साथ लड़ने जा रहा है, या फिर वो चाइना के साथ भी सुलह करने जा रहा है? रशिया, चाइना और अमेरिका सुलह कर लेंगे
اور پھر ایک فیئر کمپٹیشن ہوگا ٹیکنالوجی کا, اکانومی کا, ملٹری کا, یعنی اسلحے کا, ٹیکنالوجی, سارا ایک کمپٹیشن ہوگا, لیکن ایک وار نہیں ہوگی. یعنی جو کچھ پیناما میں ہوا, امریکہ نے کہا کہ نکالو چائنا کو یہاں سے, وہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, یہ کولڈ وار ہے. یہ کولڈ وار کا مطلب یہ اس کی شکل ہے. کیا امریکہ اس طرح سے چائنا کو نکالے گا, یا امریکہ ایک فیئر کمپٹیشن کرے گا اور اس کے بعد چائنا کو شکست دے گا؟ کیا وہ ایسا کرے گا؟ تو یہ ایک سوال ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے حوالے سے ذرا دیکھیے, نیو یارک ٹائم, ٹرمپ اینڈ ہز ایڈوائزرز بلیو دیٹ settlement with Moscow will allow the transfer of security resources to China and they see it as the biggest threat. کہ رشیا کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا تو ساری جو سیکیورٹی ریسورسز ہیں وہ چائنا کی طرف ڈپلائے کر دیے جائیں گے, اور اصل خطرہ ہمیں چائنا سے ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے, US president wants to conclude a wide range deal with his Chinese counterpart. لیکن ساتھ خبر یہ ہے کہ ایلون مسک اس میں اہم کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو اکنامک پارٹنرشپ ہے اس کی طرف بڑھا جائے, بہت سارے معاہدے جو ہے وہ کیے جائیں. تو کون سی بات کامیاب ہوگی؟ لیکن جو بھی بات کامیاب ہوتی ہے, ویسٹ کی لڑائی جس طرف جائے, جو بھی ان کا بنے, ٹھیک ہے, اس سے سروکار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو ہم چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں اسرائیل کہاں ہے. کیا اسرائیل کا اس میں فائدہ ہے کہ ویسٹ لڑے؟ کیا اسرائیل کا اس میں فائدہ ہے کہ امریکہ, رشیا, چائنا ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور پھر وہ کہیں کہ ایران کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی جائے, ایران کے اوپر بھی سینکشنز ختم ہو جائیں؟ کیا یہ بھی اسرائیل کے حق میں ہے؟ کیا یہ بھی اسرائیل کے حق میں ہے کہ جو اسلامک پاورز ہیں, مڈل ایسٹ کی پاورز ہیں, وہ ایمرج کریں؟ تو یہاں تو کچھ بھی اسرائیل کے حق کے اندر نہیں ہے. وہ یورپ جو اب اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا, وہ اسرائیل کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہے. امریکہ اپنے فیصلے کر رہا ہے, یورپ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں, ہر ملک نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. تو یہ وہ دنیا اب نہیں رہی. اب اس اصل آخری بات کیا ہے, وہ دنیا نہیں ہے جو ورلڈ وار 2 کے بعد بنی تھی اور اب تک چلتی آئی ہے, جس میں اسرائیل کا راج ہے, جس میں جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اب یہ افورڈیبل نہیں ہے. اس طرح کی منمانی, اس طرح کا اگریشن, اس طرح کا ظلم, اس طرح کی پولیس مین بن کر رہنا, یہ اب افورڈیبل نہیں ہے اس نئی دنیا کے اندر. اس کے تقاضے بالکل مختلف ہیں. اور اس میں اسرائیل کی وہی سب سے بڑی غلطی کہ ایک نارمل سٹیٹ نہ بننا بلکہ اسی بدماشی کے ساتھ چلتے رہنا, یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے. اور یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ اسرائیلی اور ویسٹرن جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی رپورٹس ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں, وہ بھی اس بات کو تصدیق کرتے ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.